आकृति भागकर बेडरूम से बाहर निकलने लगी। राठी जी ने उसे दरवाजे पर ही पकड़ लिया और खींचकर दोबारा बिस्तर में ले गए। उसने छूटने के लिए काफ़ी जोर लगाया मगर छूट नहीं पाई। राठी जी अपने शरीर का पूरा भार लिए उस पर चढ़ गए। वह बुरी तरह दब गई। जब उसका दिल मिलाना बंद हुआ तब वे उसकी छाती से शुरू करने लगे। नहीं, आकृति चीखी। डर मत, आज आराम से करूँगा, कहकर राठी जी गीले होठों से उसे चूमने लगे। मगर एक उबाल आने की देर थी कि तैश में आकर राठी जी वहशी हो गए और उन्होंने उसकी गोरी चमड़ी पर दांत बींच दिए। आकृति जोर से चिल्लाई। अचानक हुए तीखे दर्द ने मानो उसे पागल कर दिया हो। उसने बाल नोचकर राठी जी का सिर अपने से जुदा करने की कोशिश की। बदले में राठी जी ने पुरजोर अपनी देह उसके ऊपर छोड़ दी और मजबूर करके मनचाहे तरीके से मनचाहे समय तक उसको लूटा। काम हो जाने के बाद वे उतरे और लुढ़क कर बिस्तर में अपनी वाली साइड पर जाकर सो गए। आकृति देर रात तक रोती रही। उसकी सुबकियां सुनने वाला कोई नहीं था। फिर भी उसके मन के किसी कोने में इस बात का चैन था कि चलो कम से कम आज का नरक बीत गया। आकृति को घिन आती थी रोज रोज के मेल मिलाप से, पर उसके पति मानते नहीं थे। उनकी आदत बन चुकी थी रोज रात को 11 बजे तक शराब पीना और फिर उसकी सोई हुई देह के साथ मनमानी करना। वह जितना मना करती वो उतनी ही मर्दानगी दिखाते थे। घर से बात न निकल जाए इस बात का भी डर था और शर्म भी। उनकी शादी को 20 साल हो चुके थे। बच्चे बड़े होकर पढ़ने के लिए विदेश जा चुके थे, मगर उनकी हर रात ऐसे ही गुजरती मानो वो दुल्हा दुल्हन हो। राठी जी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। न जाने कहाँ से ये सब गंदा सुन के आते थे और फिर रोज उस पर आजमाते थे। एक बार उसने पुलिस में कंप्लेन करने की धमकी भी दी, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। उसने बोला सुप्रीम कोर्ट ने मियाँ बीवी के आपस की जबरदस्ती को गैर कानूनी करार दिया है। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट राठी जी दूर रुके थे और फिर से उसके ऊपर चढ़ गए। उसके पास कहने के लिए किसी को कुछ नहीं था। एक बहन थी बस। माँ बाप गुजर चुके थे। बहन तलाकशुदा थी तो उसको उसने कहना ज़रूरी नहीं समझा। एक दिन वह पूछ बैठी कि बाकी सबकी शादीशुदा ज़िंदगी भी ऐसी ही है। अपनी सहेली से पूछने पे उसको पता चला कि उनके बीच में तो 3-4 दिन के बाद एक बार होता है, वो भी बस 2 मिनट के लिए। अब सहेली के समझाने पर वो राठी जी को प्यार से समझाने की कोशिश करती। दिन में तो वे मान जाते, लेकिन जैसे ही रात होती वे सब लेके उसके ऊपर चढ़ जाते। अब एक दिन अपनी सखी से मिली। दोनों ने मिलकर इस समस्या पर बातचीत की कि किसी की शराब को कैसे छुड़वाया जाए। इस पर आकृति ने काफ़ी खोज की। दुनिया भर के काढ़े बना बना पिलाए, तरह तरह की सब्जियों के जूस पिलाए, नीम हकीमों के पास गई, टोने टोटके किए, सब किया, लेकिन शराब और जुए जैसी लत कभी किसी की नहीं छूटती। आकृति ने अपनी दूर की ननद से मदद मांगनी चाहिए, मगर उसके मन में राठी के लिए किसी पुरानी बात को लेकर ही कोई मलाल था, जिस वजह से उसने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। आकृति को एक वाहियात ख्याल आया। उसको गली में एक आदमी निकलता था जो उसे देखकर फूहड़ इशारे करता था। आकृति ने सोचा कि उसकी मदद ली जाए तो हो सकता है कि लोहा लोहे को काट दे, मगर फिर यह सोचकर पीछे हट गई कि अगर वह आदमी मुसीबत की तरह पीछे पड़ गया तो अच्छी खासी बदनामी हो जाएगी। एक राठी जी इस पीछे से उतरेंगे तो दूसरा पीठ पर सवार हो जाएगा। किसी को क्या जवाब देगी कि आखिर वह आदमी पीछे पड़ा कैसे। ओशो कहते हैं कि आदमियों में सेक्स करने की चाह एक फूल की तरह होती है। जैसे फूल खिलता है यह चाह जगती है, और जैसे ही जवानी पार हो जाती है यह चाह भी खत्म हो जाती है। इसका मतलब था कि राठी जी के फूल के मुरझाने तक उसको इंतज़ार करना था और वह नरक भोगना था। समय गुजरता गया। आकृति को उसके दुखों से निजात नहीं मिली। उसको रोज सपना आता था कि वह धाविका बन के उड़ रही है, एक अंधी दौड़ जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती।
इस दौड़ की कोई मंजिल नहीं है और ना ही कोई पड़ाव है। कुछ दिनों बाद आकृति को राठी जी के गांव जाना पड़ा। वह जगह हरियाणा के एक छोटे से गांव से थी। उनके चचेरे भाई की शादी का न्योता था। शादी के माहौल में एक ऐसा समय आया जब घर के आंगन में बैठी औरतें यूं ही बतिया रही थी। वो भी उनके साथ जाकर बैठ गई तो कुछ बात चली कि औरत पर रौब जमाने की बात चली कि पति उन पर कैसे रौब जमाते हैं। तभी वहाँ एक भाभी ने बताया कि एक बार किसी मेहमान के खाने बनाने में ज़रा सी चूक हो गई तो उनके पति ने उनकी इस बात का पीछा तब तक नहीं छोड़ा जब तक उनके घर वालों को शिकायत नहीं की। इस बात से उनका पीछा तब छूटा जब उसी रिश्तेदार की अच्छे से आवभगत उन्होंने की और माफ़ी मांगी सो अलग। तभी एक बूढ़ी अम्मा बोली, अरे क्या तुमने सुना है कृष्णा का किस्सा? अरे वह इतना जालिम था कि जब देखो अपनी बीवी को मारने के लिए तैयार रहता था। एक बार वह चूल्हे पर खाना बना रही थी कि कृष्णा ने बैंत से मार मार कर बेचारी के घुटने कोहनी छील दिए। एक बूढ़ी औरत बोली, अजी गृहस्थ जीवन एक ऐसा सुख है कि इसको पाने के लिए जो भी सहना पड़े सह लेना चाहिए। इसी में औरत की इज्जत है। उनकी बातें चलती जा रही थी। अरे घर में मर्द होना ज़रूरी है, चाहे लंगड़ा लूला ही क्यों न हो। चाची बोली, मैं तो कहती हूँ कि घर के दरवाजे पर मर्द की चप्पल भी पड़ी हो वह भी बहुत बड़ी चीज़ है। उसी को देखकर समाज चुप हो जाता है। आकृति को एक अजीब सी घबराहट हुई। वह उठकर हवेली के अंदर चली गई। देर तक दिमाग में उन औरतों की बातें घूमती रही जैसे कि पहले सुनने को मिलता था। अपनी जिंदगी की ओर एक तरफा होकर उसने सोचा तो आकृति का दुख ऐसा नहीं था। राठी जी उसको मारते पीटते नहीं थे, बस रातों को सेक्स ही चाहते थे अपने तरीके से और जितना चाहे तब तक। तो बाकी समय तो वो ठीक ही थे। जब सूफी होते तो उनसे बढ़िया कोई आदमी ही नहीं था। आकृति आकृति करके उसके आगे पीछे फिरते थे। आकृति शहर में रहने वाली एक कामकाजी औरत थी। वह उन औरतों से इत्तेफाक रखती थी जिन घर में मर्द की बहुत ज़रूरत है। उसकी सहेली पूनम जो उसी के दफ्तर में रहा करती थी, वह किसी वजह से कुंवारी थी। तरह तरह आकृति के बारे में कहानियाँ बनाती थी। जब लोग सवाल करते तो आकृति उनको जवाब देने की कोशिश करती लेकिन अपने आप को बेबस पाती। अब उसे समझ आया कि ये समाज का कुछ नहीं हो सकता। जितने मुंह उतनी बातें। यहाँ किस किस को बोलना बंद करोगे। फिर कहानी आती है चपड़ासन शीला की। वो बेचारी विधवा हुई, सूती साड़ी पहन के आती थी, सारा दिन अपना काम करती थी, लेकिन फिर भी वहीं का प्रताप नाम का अधेड़ उम्र का आदमी उसको सारा दिन तंग करता था। दूसरी तरफ विधवा कुसुम जिसके दफ्तर में ही काम करने वाले एक बूढ़े गुप्ता जी के साथ बस दोस्ती थी, उसकी कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। वह उन्हें अपना दोस्त मानती थी, घर परिवार के दुख सुख बांट लेती थी। जवान बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने में मदद मांगी, गुप्ता जी ने रिश्ता ढूंढने में मदद की। शादी ठीक ठाक निपट गई। एक दिन रात को गुप्ता जी कुसुम के घर पहुंचे और उसे दबोचने की कोशिश की। कुसुम नहीं नहीं गुप्ता जी कहकर पीछे हो गई। फिर क्या था, गुप्ता जी ने अगले दिन यह किस्सा आम कर दिया। अगर कुसुम के पति जिंदा होते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। गांव से शादी निपटने के बाद वे घर वापस आ गए। अपनी हालत को मद्देनजर रखकर उसने अपने पिंजरे में ही खुश रहने की कोशिश की। अब भी आकृति को वही सपना आता है, मगर थोड़ा सा अलग। सपने में वह खुद को भागते हुए देखती है, भीड़ में बिना किसी की परवाह किए। पसीना पसीना होने के बावजूद वह भागती रहती है। अब आकृति की जिंदगी बढ़िया गुजरती है, हाँ, लेकिन कभी कोई जब उसके कांच के घर पर पत्थर फेंकता है तो सारा ढांचा टूट कर बिखर जाता है, जिसे समेटने में उसे दोबारा मेहनत करनी पड़ती है। वह रोज़ तप करती है और रोज़ उसका स्वाद भोगती है।